कोई जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। वो तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते बोली। बहजाद शाह वहीं खड़ा उसके चेहरे की खुशी देख रहा था। वो क्यों कर रहा था ऐसे वो नहीं जानता था। इससे पहले उसने किसी लड़की को लम्हों से ज़्यादा नहीं देखा था, ना घर दिखाया था। राय लेना तो बहुत दूर की बात है, और उस बागीचे में आने की इजाज़त तो मुलाजमों को भी ना थी। यहाँ और तितलियाँ रख लें, आप तो इतने अमीर हैं। वो झूले पर बैठती उसे देखते बोली, लेकिन खुद पर जमी उसकी निगाहों को महसूस करते वो तेज़ी से उठी। उप्स, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बस मैं थोड़ी पागल हो जाती हूँ कभी कभी। कभी कभी वो हंसा था दूसरी बात पर। क्या मतलब है इस बात का? वो कमर पर हाथ टिकाए बोली, तुम्हें अंदाज़ा है तुम यहाँ खड़ी इस जगह का हिस्सा लग रही हो? वो संजीदगी से बोला तो पहले नासमझी से देखने लगी उसे, फिर हैरत से, और फिर गुलाल बखेरते चेहरे को झुका गई। ये मंजर उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। सर आपकी मीटिंग, उसके मुलाजिम ने बताना चाहा। कैंसिल कर दो, अभी मैं मसरूफ़ हूँ। वो बिना मुलाजिम को देखे बोला, क्या तुम्हें बागवानी का शौक़ है? वो आपसे तुम का सफ़र तय कर गया था। नहीं, लेकिन जिसके पास इतनी खूबसूरत जगह हो उसे हो सकता है, और यकीनन आपको भी होगा। काश मेरे पास भी ऐसी जगह होती। वो हसरत भरे लहजे में बोली, क्या मैं यहाँ एक तस्वीर बना लूँ? बाबा जान को और हसन को दिखाऊंगी। बहजाद ने सर हिलाया तो वो तस्वीरें बनाने लगी। बहजाद ने अपना फ़ोन निकाला और उसे मसरूफ़ देखते अपने कैमरे का रुख उसकी जानिब किया, और यकदम तस्वीर खींचता फ़ोन वापस जेब में रख गया। अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो मुझे इस जगह से मोहब्बत हो जाएगी। वो बाहर निकल गई, लेकिन वापस मुड़कर उसने उस जगह को फिर देखा। बहजाद शाह जान गया था कि उस लड़की को वो जगह किस हद तक पसंद आई है। आप यहाँ जब चाहे आ सकती हैं हाइफा। क्या सच में? बहजाद ने सर हिलाया। मेरा कमरा नहीं देखेंगी? मुलाजिम ने एक दूसरे को हवन्नक बने देखा। क्या ये वही बहजाद शाह था जो किसी को इजाज़त ना देता था अपने बागीचे और कमरे में जाने की? नहीं, अभी लेट हो रही हूँ, वो बाहर निकल गई कहते हुए। बहजाद बाहर आया और उसे देखने लगा। खुदा हाफिज़ मिस्टर बहजाद, आपका घर बहुत खूबसूरत है। मुझे तो मेरा सरदर्द भी याद नहीं। बहुत शुक्रिया, वो मुस्कुराकर बोली तो बहजाद ने महज सर हिलाया। सड़ू, उसके लब हिले, लेकिन वो समझ गया था कि वो क्या बोली है। खादिम, उसने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी जो कुत्तों के पास दूर ही खड़ा था। हाइफा ने उड़े हवासों से उसको और फिर कुत्तों को देखा, कहीं वो फिर से ना भाग आए, और ऐसा ही हुआ, और वो फिर से भाग कर आए। और नई नस्ल के पालतू कुत्ते थे वो, जो अभी छोटे थे लेकिन देखने में ही खतरनाक थे। हाइफा तेज़ी से बहजाद के पीछे छुपी। इससे पहले कि वो फिर से रोती, बहजाद की आवाज़ सुनते वो थम गई। खादिम, ये कुत्ते अब से घर के बाहर वाले कॉटेज में रहेंगे, और वो भी बाकी दो कुत्तों के बीच, और बाकी दो को बेच दो। वो बोला तो वो आदमी सर हिलाता चला गया। हाइफा ने संजीदगी से उसे देखा। उसने ऐसा क्यों किया था? क्या वो उसे मुतासिर करना चाहता था? क्या वो सब लड़कियों को ऐसे मुतासिर करता था? वो उसकी खुद को देखती संजीदा निगाहों में जैसे अपने सवालात के जवाबात तलाशने लगी। मैं लड़कियों को मुतासिर करने में दिलचस्पी नहीं रखता। साफ खालिस लहजा। वो उसकी तरफ हल्का सा झुककर बिना उसे छुए उसके कान के नज़दीक बोलते पीछे हुआ तो हाइफा का चेहरा गुलाबी पड़ा। वो कैसे जान गया था उसकी बात को? मैं चेहरे अच्छे से पढ़ लेता हूँ, वो फिर से बोला तो हाइफा ने अपने गालों पर हाथ रखा जिनसे हरारत निकल रही थी। बहजाद शाह ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। वो मुस्कुराते कमाल लगता था। कम मुस्कुराया करे, खुदा हाफिज, वो कहती तेजी से बाहर निकल गई तो वो फिर से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके जाते ही पहले वाली संजीदगी छा गई। हाइफा सिकंदर वो पहली लड़की थी जिस पर से बहजाद शाह ने निगाहें नहीं हटाई थी, और वो खुद की इस हालत पर अब काफी संजीदा था, और उसके बाद वो खुद को समझ नहीं पाया था। उसे हाइफा सिकंदर चाहिए थी सामने, और ये मुमकिन नहीं था। वो एनजीओ तो अभी खुला भी नहीं था। उसका इंटरव्यू उसने पहले ही दे दिया था, सिर्फ हाइफा सिकंदर को घर तक बुलाने के लिए, लेकिन आगे क्या वो नहीं जानता था। सफ़ीर, मुझे डर लग रहा है। सफ़ीर शाह ने सीधे होते खुली आंखों से उसे देखा, और फिर जो हुआ वो महज सफ़ीर ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगर ऐसा कुछ होना था, उसे मालूम हो जाता तो वो मरकर भी उसके पास ना जाती। वो नींद में उसे खींचकर अपने साथ लिटा चुका था। सो जाओ, आवाज़ ना आए अब मुझे तुम्हारी, वो नींद में ही बोला, लेकिन माह की थोड़ी सी नींद भी उड़ गई थी। वो बहुत करीब था उसके कि उसकी गर्म सांसें माह की गर्दन को झुलसा रही थी। वो भारी सांसें लेने लगी और सफ़ीर के हाथ को देखने लगी जो उसके बाजू से हल्का सा मस हो रहा था। उफ या खुदा, आंखें नींद से भर चुकी थी, लेकिन वो
बेबसी से सो भी नहीं पा रही थी। सुबह उठकर जब वो माह को इतने नज़दीक देखने लगा तो न जाने क्या करता। अगर वो उठकर जाती तो वो जाग जाता। उफ, उसे अपनी हालत पर रोना आया, लेकिन नींद कहाँ किसी के लिए रुकती है। वो भी जल्दी सो गई थी। उसके बाल सफ़ीर शाह के बाजू पर बिखरे थे और वो दोनों होशो खिरत से बेगाना थे। सफ़ीर शाह की आंख अजीब से एहसास से खुली। नमाज का वक्त भी हो गया था, लेकिन वो जानता था कि आज माह की वजह से behzad शाह उसके कमरे में उसे जगाने नहीं आएगा, ना ही उसके बालों में उंगलियां चलाएगा। उसने गहरा सांस भरा, लेकिन किसी और की सांसों की महक के एहसास से आंखें पूरी वाक़ई तो हैरत का झटका लगा। माह फैज़ उसके बेहद नज़दीक सो रही थी। उसके बाल सफ़ीर के बाजू पर फैले हुए थे और वो दोनों हाथ आगे बांधे सो रही थी। सफ़ीर शाह का दिल पहली बार थक गया था और फिर तेज़ी से धड़का, क्योंकि उसकी सांसें सफ़ीर शाह के सीने पर साफ महसूस हो रही थी। सफ़ीर ने अपने बाजू के नीचे से उसके बाल निकाले तो बालों की नरमाहट ने उसे चौंकाया। उसके बाल घुंघरियाले थे, लेकिन थे मुलायम। सफ़ीर ने ट्रांस किसी कैफियत में उसके बाल उसकी गर्दन से हटाते पीछे तकिए पर रखे। निगाह सीधा उसकी गर्दन पर गई और फिर चेहरे पर। वो मासूम थी। सफ़ीर शाह के हाथ की पुश्त उसके गाल पर फिरने लगी। फिर यकदम आंखों में सर्द सा तासुर छा गया कि वो झटके से उठ गया। वजू करके बाहर आया तो वो अब भी पुरसकून ही सो रही थी। वो तेजी से उसके पास आया और साथ रखे जग को उठाते उस पर उंडेल दिया। वो तेजी से उठकर बैठी और सामने सफ़ीर शाह को गुस्से में खड़े देख अपनी हालत का एहसास हुआ। वो मेरे बेड पर क्या कर रही हो? सफ़ीर शाह को अपनी रात की बेख्तियारी याद थी, लेकिन फिर भी इस्तफसार करने लगा। मैं उठो फ़ौरन, और दोबारा इस जगह तक ना आना। नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा करो फ़ौरन। वो कहता बाहर निकल गया तो माह ने गहरी सांस भरी। वो शख्स उसका यूं ही सांस सुखाए रखने वाला था, वो जान गई थी। वज़ू करते नमाज अदा की और अपने कपड़ों को देखा जो भीगे हुए थे। उसके पास तो कोई और जोड़ा भी नहीं था और यहाँ वो सफ़ीर शाह के कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। वो वहीं चक्कर काटने लगी। सफ़ीर नमाज अदा करने के बाद घर में बने जिम से होता 7 बजे कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी थी। शाह, क्या मसला है? कुछ नहीं। वो बदमज़ा हो रहा था। वो हलक में अटके आंसुओं को पीती बोली तो वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर फ्रेश होने चला गया। उसके आने पर भी वो वहीं बैठी रही। वो तैयार होता बाहर निकलने लगा तो वो भी उठ खड़ी हुई। सफ़ीर शाह ने तब से पहली निगाह उस पर डाली थी। उसकी कमीज़ अब भी गीली थी। उसने आगे से अच्छा दुपट्टा फैलाया हुआ था। इस तरह बाहर जाओगी तुम? सर्द सा लहजा। जी, कपड़े बदलो, अपने दे दें। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरे कपड़े पहन कर जाओगी? अपनी किसी फीमेल सर्वेंट से ले दें। वो कई लम्हों बाद सर झुकाते नम लहजे में बोली, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? वो सर ना में हिला गई तो सफ़ीर शाह अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा और अपनी एक शर्ट और ट्राउज़र निकालते उसे थमाया कि बाहर वो सच में इन गीले कपड़ों के साथ तो नहीं जा सकती थी। वो बाहर आई तो वो कुछ मुतमईन हुआ कि वो शर्ट उसे काफ़ी लंबी थी और ट्राउज़र भी। दुपट्टा ले लो ऊपर। माह ने दुपट्टा ओढ़ा और उसके पीछे ही बाहर निकल गई, जहाँ behzad उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। माह को देखते उसने नर्म सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो मुस्कुरा भी ना सकी। सफ़ी, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे कपड़े तो माह पर अच्छे लग रहे हैं। तुम ऐसा करो, इसे ही दे दो सारे। behzad शाह ने मुस्कुराते शायद उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहता और ऐसा करने में कामयाब रहा। माह मुस्कुरा दी, लेकिन सफ़ीर शाह उसका मतलब समझ गया था कि उसे माह को शॉपिंग करवानी थी। अब नाश्ता करते वो दोनों भाई भी उठ गए। ये घर आपका भी है माह, सारा घर देखें। जिस चीज़ की ज़रूरत हो सफ़ीर को मैसेज कर दें, शाम को लेता आएगा। जी भाई। उसके भाई बोलने पर दोनों ने पलट कर उसे देखा था। फिर behzad शाह मुस्कुरा दिया। खुदा हाफिज़। वो चले गए तो माह ने गहरा सांस भरा। क्या बताती उन्हें कि उसके पास सफ़ीर शाह का नंबर ही नहीं था। उसने सारा घर देखा जो खूबसूरत था। ये दरवाज़ा बंद क्यों है? उसने behzad शाह के उस खूबसूरत छोटे से बागीचे को देखते कहा। यहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है मैडम, इसलिए। ये बहुत खूबसूरत है। किसने बनाया? behzad सर ने। हमें भी यहाँ जाने की इजाज़त है, सिर्फ सफ़ीर सर जा सकते हैं। और हाँ, कल वो लड़की भी गई थी। कौन सी लड़की? वो पुरतजस्सुस थी जानने के लिए। पता नहीं जी, behzad सर का इंटरव्यू लेने आई थी वो। और खालदा, अपना काम करो। यहाँ की फ़ीमेल सर्वेंट्स के हेड फिरोज़ा ने कहा तो वो शर्मिंदा होती चली गई। आपको कुछ चाहिए मैडम? वो माह से पूछने लगी। नहीं। माह किचन में चली गई। आज क्या बन रहा है? उसके पास कुछ भी नहीं था करने को तो वो उन्हीं के साथ वक्त गुजारने लगी। पाए बन रहे हैं जी। वो कौन खाएगा? सब दोनों भाई बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा ठीक है। वो बता ना पाई कि वो नहीं खाती और बाहर निकलते ऐसे ही सारा दिन यहाँ से वहाँ गुजार दिया उसने। behzad शाह पहले घर आ गया था। भाई बोले, माह ये आपका बागीचा है? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। वो हसरत लिए बोली, देखना चाहोगी? वो पल में उसके चेहरे पर फैली उस जगह को देखने की हसरत भांप गया। बिल्कुल। behzad ने चाबी मंगवा कर उसे थमाई। जाएं देखें, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक सफ़ी भी आ जाएगा। वो अंदर दाखिल हुई तो चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट छा गई। वो किसी
फेरी टेल की जैसी जगह मालूम होती थी। उस लड़की के बाद उसे यहाँ तक रसाई हासिल हुई थी, तो यानी बहजाद शाह ने वाकई उसे बहन माना था। उसके दिल पर ठंडी फुहार पड़ी थी। वो फूलों को छू कर देखने लगी। क्या कर रही हो यहाँ पर? वो उस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। देखने आई थी, माँ ने सर झुकाए कहा, जैसे अपनी गलती का एतराफ़ किया हो। तुम्हें आने किसने दिया यहाँ? ये हमारी ख़ास जगह है, यहाँ तो नौकरों को भी आने की इजाज़त नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सर्द लहजे में तेजी से बोला, तो माँ ने झुका सर तेजी से उठाया। तो क्या वो उसे अभी ये बता कर गया था कि उसकी हैसियत यहाँ के नौकरों से भी कम है? सफ़ी, फ्रेश होकर आओ, तुम्हारा फेवरेट खाना बना है आज। बहजाद शाह ने आते ही कहा, तो सफ़ी शाह अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि माँ ने आंसू हलक में उतारे। कैसी लगी जगह? बहजाद शाह ने इस्तफसार किया। बेहद खूबसूरत। वो कहती तेजी से बाहर निकल गई, तो बहजाद शाह उसकी पुश को देखता रहा, फिर खाने की मेज़ की तरफ चला गया। वो बाहर निकल गई। लॉन में आसमान पर चमकते तारों को देखने लगी। सर अशर फैज़ कल फ्रांस जा रहा है, मैं जानता हूँ। वो धुआं हवा में छोड़ता हुआ बोला। हमारे लिए क्या हुक्म है सर? फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं। लेकिन सर, क्या हम उसके पीछे नहीं जाएंगे? नहीं, वो वापस आएगा तो रोकेंगे, क्योंकि वो भारी मिकदार में ड्रग्स स्मगल करने वाला है, जो हमें पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देना। इंस्पेक्टर शहरयार से बात हो गई है मेरी, बाकी क्या करना है समझा दूंगा। ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। ओके सर। और फिर वो उस मामूली ऑफिस के सामने था। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे वो वहीं बैक सीट पर बैठा था, और ड्राइवर उस आने वाली हस्ती के इंतज़ार में था, जिसके लिए ज़िंदगी में पहली बार बहजाद शाह ने इंतज़ार किया तो था। और फिर वो गाड़ी से निकल आया, तो ड्राइवर ने निगाहें सामने ऑफिस के खारजी दरवाजे पर टिका दी। बहजाद शाह ने उसके साथ किसी लड़के को निकलते हुए देखा। वो जानता था हाइफा सिकंदर अपनी हदूद में रहने वाली लड़की है, लेकिन फिर भी खून में उबाल पैदा हुआ था, जिसे वो लब भींच कर दबा गया। तारिक, उसने ड्राइवर को मुतवज्जो किया। जी सर, हाइफा को बुला कर लाए। कौन सी लड़की साहब? वो लंबे बालों वाली, हिजाब वाली। उन्हें बोलो सड़क के पार कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। उन्हें बोलो कि सड़क के उस पार कोई इंतज़ार कर रहा है उसका। और ड्राइवर ने वैसे ही किया। वो दूर से समझ गया था कि हाइफा ने उससे पूरी तफ्तीश की है। उसकी कमर पर के हाथ और फूला हुआ नाक सब बता रहा था। उसके उनाबी लबों पर मुस्कुराहट छाई, और फिर वो वहाँ आ गई थी। और गाड़ी के दूसरी तरफ बहजाद को खड़ा देख उसका मुंह खुल गया। आप? जी मैं। आप ऑफिस क्यों नहीं आए? शफीक अंकल अंदर मौजूद है। क्योंकि मैं शफीक से मिलने नहीं आया। तो ये कि आपसे मिलने आया। तो आप मुझे अपने घर के बारे में पूछने आए होंगे। वो पुरजोश होती बोली, तो वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा। नहीं, उससे भी दिलचस्प चीज़ के लिए। अच्छा, और वो क्या है? गाड़ी में बैठो, यहीं बता दे। गर्मियाँ है काफ़ी हाइफा। ये गर्मियाँ आप लोगों के लिए, हमारे लिए ये आम मौसम है। खैर जल्दी बताएं, वैन चली जाएगी। अपने घर का एड्रेस दें। क्यों? बहुत सवाल करती हो तुम। मुझे चलना चाहिए। हाइफा पहले तो उसे देखकर हैरान थी, और फिर उसकी ये बातें सुनकर वो घर जाने के लिए पर तोलने लगी। निकाह करना है मुझे। साफ खालिस लहजा। हाँ तो करे ना। अगर मुझे दावत दामन देना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं ज़रूर आऊँगी। हाइफा सिकंदर, बहजाद शाह की मनकूहा आप बनेगी। आम सा अंदाज और गहरी बोलती निगाहें। हाइफा सिकंदर को लगा माहौल साकित हुआ हो, सब चीज़ें थम गई हों जैसे। अगर ये मजाक था तो इंतहाई घटिया था। आप मुझे कैसी लड़की समझ रहे हैं? ऐसी जिससे निकाह किया जाए। जवाब उतने ही पुरसकून अंदाज में आया था। घर का एड्रेस लेना कोई मुश्किल बात नहीं, आप जानती हैं। लेकिन ये बात आपको पहले पता हो, ये ज़रूरी है। मेरी बात सुने बहजाद शाह, ये कोई अफसाना नहीं, असल ज़िंदगी है। हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं, और ऐसे बेढंगे रिश्तों पर हम यकीन नहीं रखते। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे निकाह के नाम पर ही हासिल, शट अप। वो धाड़ा था। इससे आगे की बकवास ना सुनूं मैं। ये हासिल क्या होता है तुम्हें इसकी समझ भी नहीं है। और तुम्हें मैं कैसी लड़की समझता हूँ वो वक्त आने पर बताऊंगा। मुलाकात अब आपके घर होगी। वो कहकर मुड़ने लगा, जब हाइफा तेज़ी से उस तक आई और उसका कॉलर थामा। बहजाद ने एक नज़र उसे देखा, जिसने एड़ियाँ उठाकर ये हरकत करने की जुर्रत की थी। हाथ नीचे करें हाइफा, हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। वो चिल्लाई। हाथ नीचे करें और जाएं, वैन चली जाएगी। और आइंदा इस तरीके से बात मत कीजिएगा। क्यों? क्यों ना करूं? आप लोफरों की तरह सड़क किनारे खड़े होकर मुझे प्रपोज कर रहे हैं, और मैं आपके गिरेबान तक भी ना पहुंचूं। मसला मेरे प्रपोज करने पर है, या यूं सड़क पर खड़े होकर मनकूहा बनाने की इजाज़त लेने पर? वो आईब्रो उचकाता दिलचस्पी से इस्तफसार करने लगा। आप एक घटिया शख्स हैं। अल्फाज का इस्तेमाल ध्यान से करें हाफ़ी। हाइफा नाम है मेरा। मेरे लिहाज से आप हाफ़ी हैं। ओफ। वो तेज़ी से मुड़ती बिना उसे देखे वैन की तरफ चली गई, जबकि वो वहीं खड़ा न जाने कितनी देर, कितने मिनट, उसे ख्याल न रहा
کیا وہ یہاں صرف اسے دیکھنے نہیں آیا تھا، محض دل کی تسکین کے لیے؟ لیکن نکاح کا فیصلہ، ہاں اس نے ٹھیک فیصلہ لیا تھا۔ جب کوئی دل کی سرحدوں کو چھو جائے تو اسے فوراً خود پر حلال کر دینا چاہیے، نہیں تو گناہ کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔